नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे मित्रों का प्रश्न है, बहुत सारे मित्रों ने पूछा है कि ज्योतिष में उच्च नीच का फल क्या होता है, उसका क्या विश्लेषण होगा, ग्रह उच्च के ग्रह नीच के। बहुत चर्चाएं होती हैं। कुंडली में काल सर्प योग है, काल सर्प दोष है, काल सर्प योग है, पितृदोष क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए क्रमशः इनके उत्तर हम देते हैं। ये सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के उच्च का होना या नीच का होना। आइए, हमारे सौर मंडल का जो सबसे पहला ग्रह है, जहाँ से हमारे सौर मंडल की शुरुआत होती है, भाई वो सरगना है सौर मंडल का, उसका नाम सूर्य है। सूर्य नाम का ग्रह मेष राशि में उच्च का होता है। यह समय आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। क्यों मेष में उच्च का होता है भाई? का उच्च का होना मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा उच्च का होकर बड़ा अच्छा होता है या तुला में नीच का बड़ा खरा, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंडिकेशन, संकेत ही लिखा गया ना, तपने अपनी मेघा, कि सूर्य जब मेष में आता है तो उसका तपन बढ़ने लगता है भाई। वो इंडिकेट करता है कि अब हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि मेघ संक्रांति बसंत ऋतु में आती है। बसंत की 2 संक्रांति है ना, मीन संक्रांति और मेघ संक्रांति। पर बसंत की मेघ संक्रांति अब बता रही कि अब सूर्य का तपन बढ़ने वाला है, अब सूर्य की गर्मी बढ़ने वाली भाई। क्रम से गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि वृक्ष में जाएगा तो भी बड़ा गर्म, मिथुन में सर्वाधिक गर्म कहा जाएगा। अब क्रम से सूर्य की गर्मी बढ़ती ही जाएगी। तो सूर्य अब उच्च का मैंने बड़ा मजबूत गर्मी देने वाला, उष्मा प्रदान करने वाला। चंद्रमा वृक्ष राशि में उच्च का क्यों होता भाई? कार्य चंद्रमा माने मन होता है। मन बड़ा भारी होता है। बहुत प्राचीन काल में देखा जाए, बहुत प्राचीन काल में तो जो नापने की इकाई यूनिट होती थी ना, अब तो क्विंटल वगैरह होता है, बल्कि सबसे बड़ी इकाई थी, उसको मन कहते थे। बड़ा भारी होता था, उसके नाम पर मन को मन रख दिया गया। मूड, माइंड, मन, ये नाम उसके दिए गए कि सबसे भारी। छोटा सा वर्ड मन, बड़ा भारी, सब पे भारी पड़ जाता है। लिखा भी गया ना कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। मन एवं मनुष्याणाम विश्व सुख दुख, मन ही जीवन में सुख दुख का विषय है। मन क्रिया प्रत्यात्मक है। मन चाहे तो नेगेटिव थॉट में दुखी कर दे इंसान को, मन चाहे पॉजिटिव थॉट में सुखी कर दे इंसान को। इसको वृक्ष राशि क्यों दिया गया भाई? क्योंकि जो वृक्ष राशि है, वृक्ष का जो इंडिकेशन है उसे कहते हैं ना वृषभ, मैंने वृषभ, बैल, सांड, उसका सिंह, उसका इंडिकेशन होता है। वो बड़ा मत वाला होता है, बड़ा मनमाना होता है। जब सांड चलता है तो बड़ा मत वाला होकर चलता है, लोग देख के डर भी जाते हैं भाई। चंद्रमा मनमानापन चाहता है, अपनी वाली चाहता है। जहां हमारी बौद्धिक प्रक्रियाएं कमजोर पड़ जाती हैं, हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जहां मन हावी हो जाता है, तो बहुत सारे अपराध मन के द्वारा ही होता है। तो जब चंद्रमा बड़ा मजबूत हो जाता है, या जिस राशि में चंद्रमा सबसे स्ट्रांग होता है उसे वृक्ष कहते हैं। अतः चंद्रमा को वृक्ष, हालांकि चंद्रमा तारा है, ग्रह नहीं है, अतः वृक्ष राशि में उसको उच्च कहा गया कि चंद्रमा बड़ा मजबूती से काम करेगा। अब काम करने में पॉजिटिव भी नेगेटिव है भाई। तो उच्च का होना या नीच का होना का बहुत ऐसा तात्पर्य नहीं है कि हाँ वो हमारी तरक्की से बड़ा जुड़ा हुआ है भाई। आगे बढ़ते हैं, बारी आती है हमारे ग्रह में बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह, इसका नाम मंगल है। अरे भाई बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे संपूर्ण जीवन का चौकीदार मंगल है। हमारे अनुशासन का मालिक मंगल है, शासन तंत्र का मालिक मंगल है, पृथ्वी का अहम चौकीदार है। भूमिदः, अवनीशुतः, अंगारका, तमाम नाम दिए गए। हमारे पृथ्वी माँ की पहला चौकीदारी हमारा मंगल ही करता है। हमारे बॉर्डर पर भी मंगल ही है, जो हमारे देश के सैनिक हैं, सैन्य बल, वो मंगल ही तो है। मंगल ग्रहों में सेनापति कहा गया, वो दर्जा दिया गया। मंगल के बिना हमारी सुरक्षा मजबूत नहीं है। बॉडी में अगर देखा जाए तो जो हमारे इम्यून सिस्टम का मालिक, उसका नाम मंगल है। अब लिखा गया मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। अब जो मकर है ये सबसे रुद्र में आता है। सूर्य नाम का ग्रह मकर में जाता है 14 अप्रैल। लोग कहते हैं मकर संक्रांति आ गई भाई। तो मंगल मकर में क्यों उच्च का होता है भाई? वजह क्या है? अरे भाई 10 नंबर का तात्पर्य समझें। 10 का तात्पर्य है कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्म इंद्रियां। हम 10 इंद्रिय वाले हैं, और जितनी खुराफात होते हैं, जितने अच्छे बुरे वर्क होते हैं ना, ये जो इंद्रियां हैं ये हमारे व्यक्तित्व का निरूपण है।
सद्कार्य, दुष्कार्य, अच्छे काम, बुरे काम हम इनके द्वारा ही करते हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त, उसे जितेंद्रिय कहा गया। भगवान राम को लिखा गया, भगवान राम जितेंद्रिय थे, उन्हें अपने इंद्रियों पर बहुत नियंत्रण था। वो कर्क लगन के थे, कर्क राशि के थे, उनका मंगल मकर में था, मजबूत था। अब मंगल वहां रह के उन्हें जितेंद्रिय बना दिया। पर ऐसा नहीं कि हाँ मंगल मकर में ही अच्छा होता है। ये संकेत देता है कि देखो भाई, अब मंगल अगर मकर राशि में है तो एक तो इंद्रियों का निग्रह, व्यक्ति के शरीर अगर मंगल 10 में हो तो उसके इंद्रियों का निग्रह अच्छा होता है, नियंत्रण अच्छा होता है। दूसरे, जब मकर संक्रांति आती है तो हम कहते हैं धीरे धीरे मंगल का मन आग्नेय प्रभाव बढ़ेगा भाई। अब उत्तरायण की शुरुआत हो रही है, अब ठंड में कमी आनी शुरू हो जाएगी, अब दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अब ठंड का शीत का प्रकोप कम होता जाएगा। ये उस मंगल का तात्पर्य होता है कि हाँ, मकर से मंगल बली होना मैंने अब मंगल के प्रभाव आ जाएंगे, अब हम मांगलिक कार्य करने शुरू कर देंगे, अब कोई मंगल नहीं होने पाएगा, हम मंगल से बचेंगे। ये इंडिकेशन मंगल का होता है। पर यही मंगल जब कर्क राशि में होता है तो नीच का कहा गया। कर्क में मंगल नीच, ऐसा क्यों कहा गया भाई? कर्क में नीच का मंगल क्यों? शिशिर का मंगल शिशिर के मकर में उच्च का हो गया, और वर्षा में जब कर्क संक्रांति है तो मंगल नीच का हो गया। इसका तात्पर्य कि जो वर्षा ऋतु है, ये वर्षा ऋतु को हम जल पानी प्रदान करते हैं, वाटर। आपने देखा कि वर्षा ऋतु में ही फ्लड, बाढ़ आता है, और जब बाढ़ आ जाता है या बाढ़ बड़ी भयंकर बाढ़ आ जाए तो पृथ्वी का अस्तित्व बड़ा खतरे में पड़ जाता है। ये बाढ़ ढक लेता है, बड़े बड़े बांधों को तोड़ देता है, बड़े मजबूत घरों की दीवारों को छेद कर देता है, गिरा देता है। यानी मंगल का जो शत्रु है, विरोधी है, उसको हम चंद्रमा, कर्क यानी पानी कहते हैं, क्योंकि मंगल भित्ति का है। मंगल एक दीवार जैसे है। मंगल रेड सैंड है, लाल बालू है। मंगल लाल पत्थर है, मंगल लाल है। जब हम घर का निर्माण करते हैं तो हम कहते हैं ना, देखो भाई इसमें वो छत बनाने में लाल पत्थर का यूज़ करना, रेड सैंड। लाल पत्थर बड़े मजबूत होते हैं, अगर कोई बांध वगैरह बन रहा है तो वहाँ लाल पत्थरों का बड़ा यूज़ होता है। तो मंगल हमें पानी के आक्रमण से बचाता है, और पानी का आक्रमण बड़ा खतरनाक होता है। चाहे जीवन में पानी का आक्रमण हो, कि बरसात आ गई, बाढ़ का आक्रमण हो, या मन के अंदर पानी का आक्रमण हो, क्योंकि मन माने पानी। चंद्रमा मन है, और मन क्या है? वाटर। और बॉडी में क्या है? पानी की मात्रा सर्वाधिक है। अगर शरीर का ये पानी दूषित हो जाए बाई दिवे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ मंगल की बड़ी चौकीदारी है। हाँ, एक बात भूल गए थे, जो सूर्य नाम का ग्रह है, कहा ना मेष में उच्च का होता है, वो तुला में उसको नीच का माना गया। तुला में नीच का क्यों मान लिया गया भाई? अरे भाई, जब अक्टूबर के महीना में 16 अक्टूबर की तारीख आती है तो सूर्य नाम का जो ग्रह है वो तुला राशि में प्रवेश करता है। अब बताता कि अब सूर्य तुला में चला गया तो अब कब तक सूर्य की उष्मा कम होनी शुरू हो जाएगी, अब रात्रि सत्ता और बढ़नी शुरू हो जाएगी, रातें बड़ी होंगी, दिन बड़ा छोटा हो जाएगा। क्योंकि तुला, वृश्चिक, धनु, ये 3 जो संक्रांतियां ना, ये साउथ पोल की क्लाइमेक्स है, कि सूर्य बिल्कुल पूर्णतः साउथ पोल में आ गया। मेघ, वृक्ष, मिथुन 3 राशियों में नॉर्थ पोल क्लाइमेक्स है। कि 14 जिस सूर्य की यात्रा शुरू हुई थी 14 जनवरी मकर संक्रांति में, जो सूर्य अपनी जर्नी नॉर्थ पोल में शुरू किया था ना, उत्तरायण से शुरू किया था, अब बिल्कुल उत्तरायण में स्टैब्लिश कर गए। खैर, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि मंगल कर्क संक्रांति में नीच का क्यों कहा गया? क्योंकि कर्क वर्षा की संक्रांति है और पानी इसका अपोनेंट, विरोधी है। आई बात? खैर, फिर आगे बढ़ते हैं। बारी बुध की आती, मरकरी नाम का ग्रह, इसे बुध कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हमारा बुध है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसे कहते हैं मर्क्यूरी, अंग्रेजी मरकरी कहते हैं ना। मरकरी माने पारा भी होता है। अगर हमारे बॉडी के एलिमेंट में देखा जाए, बॉडी की इम्यूनिटी में देखा जाए तो बेस पारा है। इतना इम्पॉर्टेंट मेटल है, अगर ये मेटल बॉडी से नष्ट हो जाए, कमजोर, तो जीवन ही बड़ा मुश्किल पड़ जाए। और हमारे पर्सनालिटी को मॉडिफाई करने में, व्यक्तित्व के सौंदर्य को निखारने में, ग्लैमरस बनाने में, लोकप्रिय बनाने में बुध का बड़ा अहम रोल होता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के सौंदर्य का स्वयं मालिक मरकरी है। देखा होगा वर्षा ऋतु के बाद जब सर्द ऋतु आती है ना, 16 सितंबर के बाद, तो वर्षा का पानी बगैर हमारी पृथ्वी जो है वो बड़ी रितम भरा हो जाती है। हमारी पृथ्वी बड़ा हरे 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 घासों से, फूल पत्तियों से बड़ा अलंकृत हो जाती है। पृथ्वी का सौंदर्य है, उसकी गिनरी, उसका हरापन, और ये शरद में पूर्णता प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे फूल उग जाते हैं, बहुत से घासें उग जाती हैं, बहुत से वृक्ष हो जाते हैं,
तो ये पृथ्वी के समय बढ़ा देता है। अभी बुध नाम का जो ग्रह वो कन्या में उच्च का होता है और मीन में नीच का होता है। क्यों भाई? इस नाते कि जो मीन संक्रांति, जो कन्या संक्रांति है, इस शरद में आती है। ये वर्षा के खत्म होने के बाद जब सिंह संक्रांति खत्म हुई, 6 नंबर आया तो कन्या संक्रांति। 6 को रश भी कहते हैं, बुध को रसाधिपति भी कहा गया। बुध नाम का जो ग्रह है जब वो 6 नंबर को प्राप्त कर लेता है, जिसको राशियों में वर्गो कहा गया, बड़ा सौंदर्य में चित्रण होता है इसमें वर्गों में कन्या का। कन्या मैंने एक इंडिकेशन कि ये जो कन्या है ना, इस सृष्टि की आधारभूता है। एक कल को मातृसत्ता बनेगी, आधार भी कहा गया। पृथ्वी का अलंकरण है, उसका सौंदर्य, उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष या वृक्षों में लगने वाले फूल, पुष्प इत्यादि की सुंदरता है। इतना ही नहीं, अगर ध्यान से देखा जाए तो पृथ्वी में सृष्टि होना ही, पृथ्वी में सृष्टि क्रम चलते रहने उसका अलंकरण है कि उसका जो शोभा है वो लोगों से है। हम पृथ्वी की संतानें हैं। खैर, तो बुध कन्या में सत्य हो चुका कह दिया गया है, क्योंकि यह ऋतु जो है वो पृथ्वी के सौंदर्य का प्रधान ग्रह है, प्रधान ऋतु है ये, और इसमें उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह अगर बुध मरकरी में होता है तो हमारी और कुंडली मान लो मरकरी का हो गया, कन्या में बुध हो गया, हमारी पर्सनालिटी को बड़ा बिखेर देता है। बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हमें ले लीजिए आप बुध कन्या में। अरे आपके देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उनका बुध कन्या में है। उनका अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, उनका बुध मरकरी में है। उनके पर्सनालिटी को आप देख लीजिए कितनी ग्लैमरस है। पर ठीक अपोजिट यही बुध जब मीन में होता है, मीन संक्रांति कब आती है? कहा बसंत ऋतु में। बसंत का प्रारंभ मीन संक्रांति से होता है। वहां बुध को कमजोर क्यों कहा गया? हाँ, वहां बुध को इस नाते कमजोर कहा गया, इस नाते कि जो बसंत है ये थोड़ा उजाड़ है, पतझड़ भी है। ये इसमें जब आता है तो हमारे वृक्षों में बौरें लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत तेज पत्ते झड़ने लगते हैं। बुध को बहुत उजाड़ पसंद नहीं है, बुध को सौम्यता पसंद है। बसंत के पास सौम्यता नहीं है, बसंत अतिरेकी है, बसंत बहुत मस्त मस्त है। बसंत काम रति का मिलन है, रति का महोत्सव है बसंत। और रोमांटिज्म में शरारत भी शराफत भी है, बिना शरारत के आनंद नहीं। बुध सौम्य, बुद्धश्च किशोर, किशोर बालक बुध को कहा गया है। खैर, अतः बुध नाम के ग्रह को मीन राशि में उससे नीच का माना गया। आई बात। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात बृहस्पति की होती है भाई। बृहस्पति कर्क में उच्च का, मकर में नीच का। क्यों भाई? यह बृहस्पति कर्क राशि कब आती? कर्क संक्रांति कब आती है? वर्षा ऋतु की जो पहली संक्रांति, इसको कर्क कहते हैं। जब सूर्य कर्क में आता तो वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। 2 संक्रांतियां हैं, एक कर्क है, एक सिंह है। वैसे इस ऋतु का मालिक स्वयं सौर मंडल का अधिपति सूर्य ही है। उसे एक चंद्रमा को देती है। चंद्रमा ग्रह नहीं, तारा है। आई बात। अब एक तो पहली चीज कि बृहस्पति बहुत गर्म है, उसे पित्तस कहा गया, पित्ताधिपति कहा गया, एसिडिक है, अम्लीय है, आकाश तत्व का मालिक है। इसको पानी चाहिए, क्योंकि हर गर्म आदमी को पानी की जरूरत होती है। जिसको बड़ी प्यास लगी हो पानी की आवश्यकता। बृहस्पति पानी को पाकर सौंदर्यमय हो जाता है। कुंडली में आपने सुना होगा ना भाई, कुंडली में गज केशरी योग है, यानी चंद्रमा बृहस्पति एक साथ बैठे हुए। इसका मतलब क्या हुआ? कहा अरे भाई जो मन है बड़ा भारी है, मन को मन ही कहा गया ना, तो उसको गज कह दिया गया। गजह मन, गज की भांति, हाथी बड़ा भारी भरकम होता है। केशरी का बृहस्पति क्या है? वो शेर है, सिंह, केशरी है, धाड़ने वाला। तो किसी धाड़ने वाले को ठंडा होने पानी चाहिए। क्या भाई बड़ा गुस्सा है, जरा पानी पी लीजिए भाई, तो कॉम्बिनेशन। अतः बृहस्पति को वर्षा ऋतु में, वर्षा उसका बड़ा प्रिय सीजन है बृहस्पति का, अतः कर्क में उसको उच्च का मान लिया गया कि बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है। ये इंडिकेशन होता है, ये बताया जाता है कि देखो भाई अब आगे से यही से अब स्त्री प्रधान सत्ता शुरू हो रही है। दक्षिणायन का शुरुआत कहाँ से? वर्षा ऋतु से, कर्क संक्रांति से। और क्रमशः 3 ऋतुएं स्त्री पक्ष को, रात्रि सत्ता को दिया गया, कर्क, सिंह और कन्या। ये 3 ऋतु दी गई हैं। पहला वर्षा है, शरद है और हेमंत है, जो कर्क से लेकर के तब तक रहता है जब तक मकर संक्रांति ना जाए। यानी कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु 4 संक्रांति इसमें आ जाती है। तो जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है वो वर्षा ऋतु में बड़ा
प्रभावशाली होता है। और चूंकि इसका निवास स्त्री शरीर में होता है ना, मैंने कहा है कि फीमेल बॉडी में जो प्रोस्टान हार्मोन बनता है उसको बृहस्पति रूल करता है, अतः कर्क से ये इफेक्टिव माना जाता है, अतः इसको वहाँ उच्च का मान लिया गया। पर मकर में नीच का क्यों कहा गया? जहाँ मंगल उच्च का हो रहा है मकर में, मकर संक्रांति, वहाँ बृहस्पति को नीच का कह दिया गया। हाँ अरे भाई, ये शिशिर ऋतु में आता है, मकर संक्रांति शुरुआत शिशिर होती है 14 जनवरी को। अब जहाँ शिशिर है, जहाँ शनि की ऋतु है, शिशिरा कंपेता। अब शिशिर बहुत ज़्यादा पसंद बृहस्पति को नहीं आता है, बहुत प्रभावशाली ऋतु नहीं है, क्योंकि वहाँ से उत्तरायण की शुरुआत हो रही है, अब पुरुष सत्ता का प्रारंभ हो रहा है। मैंने कहा ये स्त्री सत्ता का प्रमुख ग्रह बृहस्पति है, नाम पुरुष का है, पुरुष ग्रह है, पर निवास स्त्री के शरीर में इसका है। अब तो वो बता रहे हैं देखो भाई, अब बृहस्पति का जो प्रभाव है वो कमजोर होगा, अब बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन मेरी साउथ पोल में बड़ा प्रभावशाली है, रात में और इफेक्टिव कहा जाता है इसको। इस कारण बृहस्पति को कर्क में उच्च का कहा गया, उच्च का संज्ञा दी गई है, और मकर में नीच की संज्ञा दी गई। अब बात आती है हमारे ग्रहों में एक दूसरे आचार्य हैं, जैसे असुराचार्य, उनको हम शुक्र कहते हैं, जो हमारे भौतिक जगत के आचार्य हैं। ये मीन राशि में इनको उच्च का कहा गया और कन्या राशि में नीच का कहा गया। तो क्यों भाई? कहा मीन राशि बसंत का शुरुआत है और शुक्रदेव बसंत ऋतु के ही मालिक हैं। कहा क्यों? इस नाते कि बसंत शुक्र काम प्रधान, शुक्र न होता तो काम न होता, कामदेव की पूजा न होती, वीर्य का निर्माण न होता। तो शुक्र को जो ऋतु अच्छी लगती है, बड़ी मस्त मस्त रहती है, वो बसंत ऋतु है। तो ये बता रहे देखो भाई, अब यहाँ से जो आगे गाड़ी आगे बढ़ेगी ना, जो हम मीन से शुरू हो रहे हैं, ये पुरुष प्रधान सत्ता अब मजबूत होने जा रही है, क्योंकि मीन के बाद मेष, वृक, मिथुन जैसी संक्रांति आती है। इसमें दिन खूब बड़े बड़े होते हैं, रात्रि बहुत छोटी होती है भाई। और मैंने कहा ना कि जो पुरुष है ये दिवा प्रधान है, स्त्री रात्रि प्रधान है। अतः शुक्र यह भी बताता है कि हम जिस पुरुष के निवास करते हैं अब उसके सत्ता की शुरुआत हो रही है। अतः मीन में शुक्र को उच्च का कह दिया गया। कन्या में नीच का क्यों कहा गया भाई? क्या अभी बुध नाम का जो ग्रह है वो कन्या संक्रांति का मालिक है, मैंने शरद ऋतु का मालिक है, 2 संक्रांतियां उसकी शरद की हैं, एक कन्या एक तुला है। तो कन्या में से कमजोर क्यों कह दिया गया? इस नाते के शुक्र को सौम्यता नहीं पसंद है, शुक्र को चपलता पसंद है, शुक्र को अटखेलियां पसंद है, शुक्र को शरारत पसंद है, जो रोमांटिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अतः कन्या का शुक्र ये बताता है देखो भाई, अब स्त्री सत्ता आगे बढ़ रही है, कन्या, तुला, वृश्चिक, अब स्त्री सत्ता आ रही है। अतः शुक्र नाम का जो ग्रह है अब वो सेकेंडरी हो जाएगा, उसमें तो प्रायोरिटी पे था भले नंबर पर। अतः कन्या को नीच का कह दिया गया, ये संबोधन मात्र है, अयोध्य इससे कोई फल पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अब बात आती है हमारे ग्रहों का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह, इसका नाम शनि है, सैटर्न नाम का प्लेनेट शनि। कहा गया कि शनि नाम का जो ग्रह वो तुला राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में नीच का होता है। अब जो तुला राशि है ये भी शरद ऋतु में आती है, इसकी संक्रांति कब आती है? कन्या के बाद। कन्या कब से? 16 सितंबर से लेके करीब 15-16 अक्टूबर तक कन्या होता है, फिर 15-16 अक्टूबर से लेके तकरीबन 14-15 नवंबर तक तुला संक्रांति होती है। तुला में शनि उच्च का होता है। कहाँ भाई? शनि को सब ऋतु बहुत पसंद है, शनि को बहुत ठंडा, खुद ही ठंडा है, बहुत ठंडा नहीं चाहिए, बहुत गर्मी में बड़ा कमज़ोर हो जाता है। पर एक ऐसी ऋतु शनि के लिए है जिस पार्ट पर शनि बड़ा मजबूत, और शनि बताता है कि देखो भाई अब मेरी रात्रि सत्ता, तो रात्रि का मालिक हूँ ना, निशाधिपति ही, अब मेरी रात्रि सत्ता बहुत मजबूत शुरू होने जानी है। अब तुला के बाद तुला आएगा, वृश्चिक आएगा, धनु आएगा, रातें खूब बड़ी होंगी, दिन बड़ा छोटा होगा, यानी हमारे लिए बड़ा अनुकूल सीजन आ गया। अब हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा भाई, हम रात्रि सत्ता के मालिक हैं। मेष में कमजोर क्यों भाई? क्यों नीच का कह दिया गया? इस नाते कि मेष में सूर्य की सत्ता बढ़ने लगती है। मैंने कहा ना कि जब 14 अप्रैल आता है तो सूर्य नाम का ग्रह मेष संक्रांति में प्रवेश करता है, माने मेघ संक्रांति का प्रारंभ होता है। अब जहाँ सूर्य बड़ा मजबूत होगा वहाँ शनि बड़ा कमजोर होगा ना, जहाँ दिन बहुत बड़ा होगा, भारी होगा, मजबूत, वहाँ रात्रि कमजोर होगी, और जहाँ रात्रि स्ट्रांग होगा वहाँ दिन बड़ा कमजोर होगा। अतः यह इंडिकेट किया गया कि देखो भाई अब रात्रि सत्ता कमजोर होगी, यानी अब शनि कमजोर हो रहा है। उमेश, वृक, मिथुन इन राशियों में शनि क्रमशः कम होता ही जाएगा। अरे मेष से शुरुआत हो रही,
तो ग्रहों का जो ऊंच नीच की संज्ञा दे दी गई वो एक सिंबॉलिक है, बताने के लिए कि मौसमों पर ग्रहों का क्या असर पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है, ये उसके सिंबॉलिक्स हैं। इससे उसके प्रतिफल पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव ना होता, क्योंकि शनि एक्सपोजर का मालिक, पॉपुलैरिटी का मालिक है। अगर ऐसा होता तो पंडित नेहरू बड़े पॉपुलर थे, उनका शनि सिंह राशि में, सिंह में तो अपोनेंट हो गया भाई, सूर्य की राशि है। मोदी जी बड़े पॉपुलर आदमी, उनका शनि सिंह राशि में। इंदिरा जी बड़ी पॉपुलर थी, उनका शनि कर्क राशि में। ये तो अपोनेंट शनि वाले पार्ट पे ना। हाँ, जिनका शनि बड़ा हो चुका वो उतने पॉपुलर नहीं हुए, उनको पॉपुलरिटी मिली उतना नहीं जितना इन लोगों को मिला। तो ये सिंबॉलिक है। खैर, आज की बात यही खत्म करते हैं, फिर कल आगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।